हम भारतीयों के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि हमारे क्रोमोसोम्स और डीएनए में पॉलिटिक्स घुसी हुई है। हम भले ही एक वक्त का खाना छोड़ दें, लेकिन राजनीति पर बातें करना नहीं छोड़ सकते। गांव में एक चौपाल पर बैठकर आप हमसे इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है और हारमूज में किसके जहाज कहां फंसे हुए हैं। राजनीति करने का और राजनीति पर बात का ये जो चस्का है, यह हमें जन्म लेते ही लग जाता है। और वैसे भी आज के समय में जिस तरह से राजनीति में लोगों की रुचि बढ़ी है, उसके बाद से तो लगभग हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। एक समय था, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव की भी उतनी चर्चा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तो राज्यसभा चुनाव में भी हर सीट पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है कि इस सीट पर कौन जीत रहा है। हालांकि इतनी बढ़ी हुई पॉलिटिक्स अवेयरनेस के बावजूद कई बार हम अपने ही देश के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों को नहीं समझ पाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक आदमी जिस तरह से बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर सकता है, उस तरह से वो तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा नहीं कर पाता है। इसीलिए इस पूरी सीरीज में हम तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि कैसे तमिलनाडु की जो राजनीति है वो देश के बाकी हिस्सों की राजनीति से काफी अलग है। हम बेसिक से शुरू करेंगे और आजादी से पहले तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति से शुरुआत करते हुए हम हाल के चुनाव तक की बात करेंगे। आजादी के पहले के तमिलनाडु की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से पिछले 60 साल में एक बार भी तमिलनाडु में कोई नेशनल पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो रीजनल पार्टीज के अराउंड घूमती है, और ऐसा कैसा हुआ इसे समझने के लिए हमें उस द्रविड़ शब्द को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द वहां की पूरी सत्ता नाचती है। यह द्रविड़ शब्द केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक हथियार है जिसे अंग्रेजों ने आर्यन द्रविडियन थ्योरी के माध्यम से भारत में प्लांट किया था। इस थ्योरी के अनुसार यह प्रचारित किया गया कि जो द्रविडियन हैं वो भारत के मूल निवासी हैं और आर्यन मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी थे, जिन्होंने द्रविडियंस को दक्षिण की ओर धकेल दिया। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर डॉक्टर लालजी सिंह जैसे विशेषज्ञों ने डीएनए रिसर्च से यह साबित किया कि आर्यन और द्रविड़ अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मिक्स्ड रेस हैं, लेकिन राजनीतिक तथ्यों पर नहीं बल्कि धारणाओं पर चलती है। तमिलनाडु में इस द्रविड़ आइडेंटिटी की पिच तैयार हो चुकी थी और बस इंतजार था एक ऐसे बैट्समैन का जो इस पहचान को सियासी रूप से भुना पाए, और उस बैट्समैन के रूप में आए पेरियार, जिनका पूरा नाम था इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर। पेरियार का अर्थ होता है पीड़ितों का महान नेता। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। विडंबना देखिए कि पेरियार के माता पिता ने तिरुपति बालाजी से मन्नत मांगी थी, तब जाकर उनका जन्म हुआ था। लेकिन आगे चलकर यही रामास्वामी भगवान राम और सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बने। पेरियार की राजनीति का मुख्य आधार वो असंतोष था जो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी में व्याप्त हुआ था। उस समय के आंकड़ों को देखें तो 1911 के आसपास तमिलनाडु में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ 3% थी, लेकिन शिक्षा और नौकरियों में उनका अनुपात बहुत अधिक था। उदाहरण के लिए मद्रास कॉलेज के 5000 ग्रेजुएट्स में से 4000 ब्राह्मण थे। अब यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता थी या व्यवस्था में कोई गहरी खोट थी। सच्चाई यह है कि बुनियादी स्तर पर स्कूलों में दलितों और पिछड़ों की संख्या अधिक होने के बावजूद उच्च शिक्षा और ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते सामाजिक अवरोध और आर्थिक तंगी उन्हें पीछे धकेल देती थी। पेरियार ने इसी को सिस्टमैटिक इनजस्टिस माना और इसी न्याय की मांग के लिए 20 नवंबर 1916 को जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सनातन धर्म के प्रतीकों, वेदों और पुराणों पर हमला करना शुरू किया। पेरियार शुरुआत में कांग्रेस में थे, लेकिन 1924 के वाईकॉम सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की सतत सुधार की नीति और पेरियार की रेडिकल विचारधारा के बीच टकराव हुआ और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पेरियार का मानना था कि जब तक हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक दलितों और पिछड़ों का उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने सच्ची रामायण लिखकर रावण को द्रविड़ अस्मिता का नायक बनाया और राम को उत्तर भारतीय आक्रमणकारी घोषित किया। पेरियार का यह विचार कि द्रविड़ ही असली मूल निवासी है, वहां की पिछड़ी जातियों और दलितों के मन में घर कर गया। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, जिसके जरिए लोगों को अपनी जाति का त्याग करने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी गई। तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार का कद इतना बड़ा हो गया कि वे सत्ता के बाहर रहकर भी सत्ता की दिशा तय करने लगे। उनकी नास्तिकता और हिंदू विरोध के पीछे का तर्क यह था कि धार्मिक
धार्मिक ग्रंथ ही दलितों और पिछड़ों की गुलामी का असली कारण है। उन्होंने कंबन रामायण तक को जलाने की अपील की थी। पेरियार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1931 में वे सोवियत संघ गए और वहां के साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने अपने अनुयायियों को कॉमरेड कहना शुरू किया। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का नाम उसी रूसी तानाशाह के नाम पर है जो पेरियार की उस रशियन विचारधारा के प्रभाव को दर्शाता है। पेरियार ने केवल धर्म पर ही नहीं बल्कि भाषा पर भी राजनीति की। 1940 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य किया गया तो पेरियार ने इसे द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का हमला बताया और इस हिंदी विरोध ने तमिलनाडु की जनता को एक सूत्र में बांध दिया और भाषाई गौरव को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस्लाम की बुराइयों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया तो उन्होंने तुरंत अपना स्टैंड बदल लिया और इस्लाम को द्रविड़ दर्शन का हिस्सा बता दिया, जो कि राजनीतिक रूप से एक सोची समझी चाल भी हो सकती थी उस समय की, ताकि द्रविड़ आंदोलन में फूट ना पड़े। पेरियार ने 1949 में 70 साल की उम्र में अपनी 30 साल की सहायक मनी अम्मई से शादी की, जिससे उनके सबसे करीबी शिष्य CN अन्नादुरई नाराज हो गए और यहीं से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK का उदय हुआ। अन्नादुरई ने पेरियार की वैचारिक कट्टरता को चुनावी राजनीति की चाशनी में डुबोकर पेश किया। उन्होंने फिल्मों को राजनीति का माध्यम बनाया और MGR करुणानिधि जैसे सितारों को मंच दिया। पेरियार ने जो वैचारिक बीज बोया था, DMK ने उसे सत्ता का वटवृक्ष बना दिया। आज तमिलनाडु में जो सनातन विरोधी बयानबाजी सुनने को मिलती है उसकी जड़ें पेरियार की उसी कट्टर द्रविड़ आंदोलन में है जिसने सनातन को बाहरी और शोषक के रूप में पेश किया। उत्तर भारत के लोगों को लगता है कि यह केवल एक राजनीतिक बयान है, लेकिन तमिलनाडु में यह एक गहरी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। पेरियार ने जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को तोड़ा, उसने वहां के दलित और पिछड़ी जातियों को एक नई आवाज दी, लेकिन साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक वैचारिक खाई भी पैदा कर दी। पेरियार की राजनीति का सार यह था कि जब तक द्रविड़ अपनी पहचान को अलग नहीं मानेंगे तब तक वे दिल्ली के शासन के अधीन रहेंगे। यही कारण है कि आज भी वहां के राष्ट्रीय पार्टियां केवल द्रविड़ दलों के पीछे पिछलग्गू बनकर चलती हैं। और इस पूरी कहानी में पेरियार की भूमिका एक ऐसे विध्वंसक की थी जिसने पूरी व्यवस्था को गिराकर एक नई द्रविड़ पहचान की इमारत खड़ी की। भले ही आज पेरियार जीवित नहीं है, लेकिन उनकी सनातन विरोध और तमिल गौरव की राजनीति वहां के हर राजनीतिक दल की मजबूरी बन चुकी है। पेरियार के बाद अन्नादुरई और फिर करुणानिधि ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और तमिलनाडु की राजनीति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के जरिए हमने यह समझने की कोशिश की कि तमिलनाडु की राजनीति भारत के अन्य राज्यों से क्यों अलग है। यह केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों साल की सभ्यता, भाषा और जातिगत वर्चस्व की एक जटिल लड़ाई है जिसे पेरियार ने आधुनिक रूप दिया। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बदल दिया। वहां के लोगों में एक ऐसा आत्मविश्वास भरा कि वे अपनी भाषा और संस्कृति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि इस द्रविड़ राजनीति ने भारत की एकता के उस सूत्र को भी चुनौती दी जिसे सनातन धर्म सदियों से बांधे हुए था। आज जब हम तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों के बयान सुनते हैं तो हमें पीछे मुड़कर पेरियार के उन भाषणों को देखना चाहिए जिन्होंने नफरत और अधिकार के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। पेरियार ने ब्राह्मणवाद के विरोध में जो तर्क दिए उनमें से कई उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से सही थे, लेकिन उनके द्वारा धर्म और संस्कृति पर किए गए हमले आज भी विवाद का विषय हैं। तमिलनाडु की राजनीति का यह सफर पेरियार से शुरू होकर आज की हाईटेक चुनावी राजनीति तक पहुंच गया है, लेकिन इसके केंद्र में आज भी वही द्रविड़ अस्मिता है जिसका नारा पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में गूंजा था। हम इस सीरीज में आगे देखेंगे कि कैसे अन्नादुरई ने द्रविड़ आंदोलन को सत्ता तक पहुंचाया और कैसे फिल्मों के सितारों ने तमिलनाडु की राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से लिखा। पेरियार की विरासत केवल उनके विचारों में नहीं बल्कि तमिलनाडु के उन सड़कों, स्कूलों और विधानसभा की सीढ़ियों पर भी है जहां आज भी द्रविड़ शब्द ही सर्वोपरि है। पेरियार ने जिस तरह से रामायण के पात्रों का मानवीकरण और विखंडन किया, उसने वहां के शिक्षित वर्ग को भी प्रभावित किया। उनकी सच्ची रामायण आज भी वहां के कई पुस्तकालयों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह रखी जाती है। पेरियार का मानना था कि ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए कल्पनाओं और मिथकों का सहारा लिया और उन्होंने इसी मिथक को तोड़ने का अभियान चलाया। उनके इस अभियान में उन्हें भरपूर समर्थन मिला क्योंकि उन्होंने दबे कुचले लोगों को यह एहसास कराया कि किसी से कम नहीं है। पेरियार ने महिलाओं को अधिकार
और शिक्षा पर भी काफी जोर दिया था और जो उनके आंदोलन का एक सकारात्मक पहलू भी बन गया उस समय। लेकिन उनकी राजनीति का सबसे विवादास्पद हिस्सा रहा उनका भारत विरोध और अलगाववाद का विचार। उन्होंने एक समय द्रविड़ नाडु यानी एक अलग देश की मांग की थी। हालांकि बाद में भारतीय राजनीति की मुख्यधारा और अन्नादुरई की सूझबूझ ने इस अलगाववादी सोच को चुनावी राजनीति में बदल दिया। लेकिन आज भी तमिलनाडु के राजनीतिक विमर्श में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में उसी अलगाववादी सोच की झलक मिलती है। पेरियार ने तमिलनाडु को जो पहचान दी वो आज वहां के स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन साथ ही वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती भी पेश करती है। यह पूरी स्क्रिप्ट इसी द्वंद्व को दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति की विचारधारा ने इस पूरे राज्य की नियति बदल दी और कैसे राजनीति वहां के लोगों के रग रग में बस गई। पेरियार के बिना तमिलनाडु की चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि वे ही उस द्रविड़ आंदोलन के जनक थे जिसे दक्षिण की राजनीति को एक नया आयाम दिया। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि पेरियार का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो वहां के साहित्य, कला और फिल्म में भी रच बस गया। पेरियार ने जिस तरह से पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी, उसने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो सवाल पूछना जानती है। लेकिन इन सवालों के पीछे जो राजनीति छिपी है उसे समझना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह स्क्रिप्ट उसी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो हमें तमिलनाडु के इतिहास और वर्तमान के बीच के सेतु को समझने में मदद करती है। तमिलनाडु की राजनीति का यह पूरा ताना बाना पेरियार के इर्द गिर्द बुना गया और यहीं से इसकी सबसे बड़ी सच्चाई पेरियार की विचारधारा ने जिस तरह से तमिलनाडु को एक अलग राह पर चलाया वो भारत के संघीय ढांचे के लिए एक अध्ययन का विषय है। पेरियार ने जो किया वो ऐतिहासिक था, लेकिन उसका मूल्यांकन आज भी जारी है। क्या वे वास्तव में पीड़ितों के मसीहा थे या उन्होंने अपनी राजनीति के लिए समाज को बांटने का काम किया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन तमिलनाडु की सत्ता पर उनका नियंत्रण आज भी बरकरार है। यह स्क्रिप्ट इसी जटिलता को परत दर परत खोलती है और आपको तमिलनाडु की राजनीति के उस द्रविड़ केंद्र तक ले जाती है जहां से सब कुछ नियंत्रित होता है। पेरियार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनके द्वारा शुरू की गई द्रविड़ राजनीति का हर मोड़ उनके विचारों की ही पुष्टि करता है। पेरियार ने जिस तरह से समाज के हर तबके को अपनी ओर खींचा वो आज के मैनेजमेंट और मार्केटिंग गुरुओं के लिए भी एक मिसाल है। उन्होंने उस दौर में जब संचार के साधन सीमित थे अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाया। आज तमिलनाडु के हर चौक पर पेरियार की मूर्ति लगी होना इस बात का प्रमाण है कि वे वहां की मिट्टी में किस कदर रचे बसे हैं। पेरियार और उनकी द्रविड़ राजनीति की एक गूंज आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति के गलियारों में सुनाई देती रहेगी। तमिलनाडु के इस राजनीतिक सीरीज की यह शुरुआत हमें उस सत्य से रूबरू कराती है जिसे जानना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। पेरियार ने जो मशाल जलाई थी वो आज भी जल रही है, कभी स्वाभिमान की रोशनी बनकर तो कभी विवादों की आग बनकर। और इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हमने उसी मशाल के हर रंग को दिखाने की कोशिश की। तमिलनाडु की राजनीति का यह अध्याय हमें बताता है कि पहचान की राजनीति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे यह एक पूरे समाज की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। पेरियार का नाम आज भी वहां के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है और विरोधियों के लिए एक चुनौती। इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे पेरियार के बाद अन्नादुरई ने तमिलनाडु की सत्ता की बिसात बिछाई और कैसे एक समय की अजय कांग्रेस पार्टी वहां से हमेशा के लिए साफ हो गई। हम यह भी समझेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में अन्ना यानी CN अन्नादुरई का कद इतना बड़ा कैसे हुआ। आज भी वहां की दोनों मुख्य पार्टियों के नाम में उनका नाम जुड़ा है। साथ ही हम उस दौर की चर्चा करेंगे जब तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों की एंट्री हुई और कैसे MGR ने पेरियार की विचारधारा को पर्दे से उतार कर सीधे जनता के दिलों और फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। क्या द्रविड़ विचारधारा सत्ता में आने के बाद बदल गई? क्या अन्नादुरई ने पेरियार के उन कट्टर उसूलों से समझौता किया जिनके लिए उन्होंने नई पार्टी बनाई थी? और कैसे हिंदी विरोध की आग ने दिल्ली की सरकार को हिलाकर रख दिया था? यह सब और बहुत कुछ हम जानेंगे इस सीरीज के अगले हिस्से में। देखना ना भूलें तमिलनाडु की राजनीति का वो मोड़ जिसने इसे पूरे भारत से अलग और अनोखा बना दिया। तमिलनाडु की इस अनकही दास्तां का अगला अध्याय और भी दिलचस्प होने वाला है, जहां हम द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम यानी DMK के उस उदय की कहानी सुनाएंगे जिसने दक्षिण भारत का इतिहास ही बदल दिया। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास से जुड़े हर एक तथ्यों को बारीकी से समझने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर ऐसी ही खबरें लेकर आते हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई होती हैं, जो सत्य पर आधारित होती हैं और जिनसे आगे की राजनीति तय होती है।